चैप्टर 15 है लैडर्स और स्टेप लैडर्स के बारे में। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी जगह आपको लैडर्स की या स्टेप लैडर्स की जरूरत होती है, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे काम करना पड़ता है और वहां पे फिर आपको अप्रोप्रिएट जो लैडर या स्टेप लैडर होती है वो आपको चॉइस करनी पड़ती है। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो लैडर्स का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो साउंड मटेरियल होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। उसके अलावा जो लॉकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड के रिलेटेड अलग से लॉक हो सकते हैं या फिर मिडल में लॉकिंग मैकेनिज्म अलग से होगा, या फिर जो अपर लेवल पे भी यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म होता है वो टॉप लॉकिंग। तो वो डिपेंड है कि एग्जैक्टली एक्टिविटी क्या है और उसके बेसिस पे यहाँ पे हजार्ड्स क्या पॉसिबल है। जैसे कि कुछ जगह यहाँ पे अगर वाटर या ऑयल या ग्रीसी अगर सरफेसेस होते हैं तो ये स्लिप होने के चांसेस होते हैं, या फिर अगर आप कुछ ज्यादा हाइट पे और कुछ टूल्स के साथ या मटेरियल के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर अपर लॉकिंग अगर नहीं होता है तो वहां पर भी स्लिप होने के चांसेस बन जाते हैं। तो कहीं से भी आपको हर एक पॉइंट में पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, और ये अगर लैडर या स्टेप लैडर अगर ये स्टेबल होगी तभी आप कंफर्टेबली यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। तो इसमें जो भी रंग्स आते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कहीं जगह ये रंग्स जो होते हैं यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं तो ये स्टेप्स का रिपेयर या मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। कहीं जगह ये मिसिंग भी होते हैं यानी कि ये पूरी तरह से डैमेज भी हो चुके होते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन होगी उसके बेसिस पे आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना रेगुलर बेसिस पे जरूरी होता है। तो लैडर का मटेरियल के बारे में हमने पहले ही कहा कि चाहे आप वुडन मटेरियल यूज करो, चाहे आप प्लास्टिक या हार्ड मटेरियल यूज करो या फिर मेटल का यूज करो, कई जगह आपको एल्यूमिनियम की भी जरूरत होती है। तो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं लेकिन वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ और मटेरियल साउंड होना चाहिए। जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए वो सुटेबल होना चाहिए, इसका आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसके लिए आप नेशनल स्टैंडर्ड या आईएस स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अप्रोप्रिएट लैडर यहाँ पे चॉइस करना होगा। चैप्टर 16 जो है, जो स्पेशली कैच प्लेटफॉर्म, होर्डिंग्स, चूट्स या सेफ्टी बेल्ट्स और नेट्स के बारे में है। तो यहाँ पर कुछ जगह आपको कैच प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो स्टोरेज मटेरियल का पार्ट नहीं होना चाहिए या फिर वर्किंग प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो स्पेशल गाइडलाइन बताई है वो एटलीस्ट अगर 2 मीटर वाइड यहाँ पे होनी चाहिए, और उसका जो आउटर एज है वो इनर एज से 1500 मिलीमीटर हाइयर होना चाहिए। उसके अलावा जो ओपन एंड है वो प्रॉपरली वहां पे फेंसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो फेंसिंग के जो प्रोविजन है वो कम से कम 1 मीटर हाइट की होनी चाहिए। उसके अलावा कहीं पे होर्डिंग्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस, उसके लिए रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड जो भी डिजाइनिंग ओरिएंटेड डायरेक्शंस है वो डायरेक्टर जनरल आपको दे सकते हैं। तो कहीं पे अभी जो चूट्स के प्लेटफॉर्म्स है वो वुडन या मेटल के भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये एंगल जो होता है वो 45 डिग्री, ये एवरेज एंगल यहाँ पे हो सकता है हॉरिजॉन्टल से। और फिर यहाँ पे आप कुछ जो ओपनिंग्स होते हैं वो ओपनिंग्स के बारे में भी आपको कहीं पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर अगर टॉप ओपनिंग है तो ये आपको क्लोज करनी होगी, और फिर रिमेनिंग जो ओपनिंग्स है वो यहाँ पे ओपन हो सकती है, और उसके बाद में आप ये जो चोट्स है वो यूज कर सकते हो। उसमें फिर आपको यहाँ पर भी स्ट्रेंथ चेक करनी है, मटेरियल चेक करना है, और उसका जो हाइट है वो भी यहाँ पे चेक करनी है। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है तो वो हाइट जो है 12 मीटर्स हाइट ये यहाँ पे क्लियरली डिफाइन की गई। तो उसके रिलेटेड फिर आपके जो भी डिजाइन होंगे, ड्राइंग्स होंगे, या फिर जो भी इंजीनियर होगा, प्रोफेशनल इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, या फिर जो डीजी होगा डायरेक्टर जनरल, उसके भी आपको यहाँ पे अप्रूवल लेने होंगे और उसके गाइडलाइंस आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी नोटिस होगी, या फिर अगर कुछ साइंस पेजेस होंगे, या फिर अगर कोई डिस्प्लेज होंगे तो वो भी यहाँ पे आपको करने होंगे। फिर कुछ सेफ्टी बेल्ट्स और सेफ्टी हार्नेसेस, सेफ्टी लाइफलाइंस ओरिएंटेड जो भी डिवाइसेस हैं वो भी यहाँ पे अटैच होने चाहिए, क्योंकि कुछ हाइट्स के लिए यहाँ पे आपको ये नेसेसरी हो जाता है कि आपको सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस
यूज ही करना होगी। और जो भी फिक्स लाइफलाइन होते हैं, तो लाइफलाइन से अगर आप लॉक होते हैं तो आप कंफर्टेबल तरीके से आप इजीली वो पर्टिकुलर हाइट पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे रूफ का इश्यू होता है, कहीं पे मटेरियल की स्ट्रेंथ का इश्यू होता है, या फिर कहीं पे अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो जाती है, कहीं पे अनसेफ एक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, तो रीजन जो भी हो, तो वो बिल्डिंग वर्कर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको लाइफलाइंस, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस प्रोविजन का यूज करना चाहिए। उसके अलावा अगर वर्स्ट केस में हम जैसे बात करते हैं, तो कहीं से अगर टूल गिर जाता है, मटेरियल गिर जाता है, या फिर पर्सन गिर जाता है, फॉल ऑफ पर्सन, तो ये केसेस अलग अलग हजार्ड से, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए सेफ्टी नेट की प्रोविजन भी एक अच्छा ऑप्शन है। और सेफ्टी नेट के भी आपको मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ और उसके जो स्टैंडर्ड्स के जो रेफरेंसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सेफ्टी नेट की फिक्सिंग करने के लिए प्रोविजन आपको यहाँ पे देनी होगी। फिर उसके अलावा जो भी आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सेफ्टी नेट्स या बेल्ट्स की प्रोविजन की बात कही, तो उसका स्टोरेज भी एक पर्टिकुलर क्लीन और ड्राई कंडीशंस में होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि अगर वेट कंडीशन होती है तो बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, माइक्रोबियल एक्शंस की वजह से ये जो सेफ्टी नेट्स या बेल्ट्स ये डैमेज हो सकते हैं, और जिनकी वजह से अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर एक चैप्टर 17 जो स्ट्रक्चरल फ्रेम या फ्रेमवर्क ओरिएंटेड है, तो जहां पर भी आपको फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो नॉर्मली हम मेटल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे फिजिबल नहीं है तो वहां पर वुडन फ्रेमवर्क भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर से आपको स्ट्रेंथ चेक करना है, और उसके बाद में ही वो फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क एग्जैक्टली क्या है, या फिर फॉल्स वर्क क्या है, शोरिंग वर्क क्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, और उसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बनते हैं वो यहाँ पे आपको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मेनली जो एक्सेस होता है, या फिर जो ब्रेसिंग होता है, या फिर जो हैंडलिंग प्रोविजन होती है, या फिर जो स्टेबल यहाँ पे फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर कुछ इरेक्शन और डिसमेंटलिंग के बारे में भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइन, जैसे ही आपका फ्रेमवर्क का काम हो जाता है, जो भी आपको एस्टेब्लिशमेंट करना है, वो अगर आपको एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में आप ये डिसमेंटलिंग की प्रोसेस ठीक तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दी गई है, और उसमें अलग अलग प्रोविजंस या गाइडलाइंस भी दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ लैडर्स या गैंगवेज या फिक्स प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं पे बकेट्स या बोट्सवंस बोट्सवेंस चेयर्स का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर लिफ्टिंग अप्लायंसेस का आप यूज कर सकते हैं, हार्नेसेस या लाइफ लाइन्स का आप यूज कर सकते हैं, कैच नेट्स या कैच प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, कहीं पे पावर ऑपरेटेड मोबाइल वर्किंग प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेफ्टी मेजर्स के रिलेटेड, तो उसके ओरिएंटेड आपको ये सभी फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन करना है, और उसके बाद ही ये जो स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करना है। तो यहाँ पर जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना, उसको मिनिमाइज करना, रिस्क लेवल कम से कम रखना, और जीरो एक्सीडेंट ये टारगेट रख के ही आपको डिसमेंटलिंग प्रोसेस करनी होगी। फिर कुछ फॉर्म वर्क भी होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग रिक्वायरमेंट के बारे में बात कही थी, तो कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में ये फॉर्म वर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेम या फॉर्म वर्क जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को देनी चाहिए, जो रेगुलरली ये मटेरियल के बारे में ध्यान दे, या फिर टिम्बर या स्ट्रक्चरल स्टील्स के बारे में, या फिर स्कैफोल्डिंग के बारे में ये ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो भी यहाँ पे कवरिंग होता है, या फिर उसके जो अलग अलग सुपरविजन्स के तरीके होते हैं, तो ये सभी बातों का यहाँ पे सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखते हुए आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में गाइड करना चाहिए। उसके अलावा जो डी शोरिंग है, तो यहाँ पे अगर शोरिंग कंप्लीट हो जाती है तो डी शोरिंग एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये शोरिंग अगर आपको रिमूव करना है, तो सफिशिएंट जो भी रिक्वायरमेंट है स्टेप्स है, उसको आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो भी हजार्ड्स है यहाँ पे, वो हजार्ड्स यहाँ पे आपको प्रिवेंट करनी होगी, और उसके बाद में ये डी शोरिंग एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करनी होगी। फिर है चैप्टर 18
जो स्टैकिंग और अनस्टैकिंग के बारे में कुछ गाइडलाइंस बताता है। तो जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ पे, जिसको हम स्टैकिंग अनस्टैकिंग को स्टोइंग अनस्टोइंग या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओरिएंटेड एक्टिविटी कहते हैं, या फिर कहीं पे आपको आर्टिकल्स स्टोइंग अनस्टोइंग करना पड़ता है, या फिर आपको मटेरियल हैंडल करना पड़ता है, या फिर वहां से लेके जाना पड़ता है। कुछ जगह आपको डेंजरस सिचुएशंस या ऑकरेंसेस भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। कहीं जगह जो फाउंडेशंस होते हैं उसका ठीक तरह से ध्यान दिया नहीं जाता है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे ये मटेरियल स्टॉक किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मटेरियल का वेट भी आपको सोचना है और उसके बेसिस पे फिर ये उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे डिसाइड करना है और उसके बाद में ही ये स्टैकिंग एक्टिविटी करनी है। जहां से आपको ये मटेरियल निकाल के लेना है जो अनस्टैकिंग कहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये मैनुअल ऑपरेशन करने वाले हैं या मशीनरीज या इक्विपमेंट का आप यूज करने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। आज की डेट में हम रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक्टिविटीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, मटेरियल की एग्जैक्टली क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी ग्रिप कैसे हो सकती है, एट ए टाइम कितना मटेरियल यहाँ से स्टैक या अनस्टैक आप कर सकते हैं, तो उसके ओरिएंटेड आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे स्पेशल जो गाइडलाइंस है जो सीमेंट के बारे में भी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस में आपको मेन सीमेंट कंक्रीट ये यूज करना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी सीमेंट बैग्स आपको रिक्वायर्ड होती है। तो ये सीमेंट बैग्स का भी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए और एक पर्टिकुलर स्टैकिंग मेथड से ही आपको ये बैग्स यहाँ पे स्टैक करने होंगे, और जब भी आपको उसकी जरूरत होती है तो ये बैग्स रिमूव करने के लिए भी एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मली एक एक पर्टिकुलर हाइट का एक रो यानी कि लेवल जो है वो हम पहले रिमूव करेंगे और उसके बाद में फिर एक एक लेवल कम होते जाएगा, और फिर हम उसी तरह टाइल्स के रिलेटेड या फिर जो भी ब्रिक्स होते हैं उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है, वो सभी मटेरियल्स का आपको ये स्टैकिंग अनस्टैकिंग के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको ये पर्टिकुलर स्टैकिंग अनस्टैकिंग की यहाँ पे प्रोविजन करनी होगी। जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई देता है, तो कुछ वुडन पार्ट्स भी आपको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, कहीं पे स्टील स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़ते हैं, कहीं पे सीमेंट यूज करना पड़ता है, कहीं पे आपको ब्रिक्स यूज करने पड़ते हैं, सैंड यूज करने पड़ती है, या फिर कोई प्लास्टिक मटेरियल्स या केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, कंटेनर्स यूज करने पड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको पहले से क्लियर सी सोचना होगा कि स्टैकिंग कैसे करनी चाहिए, अनस्टैकिंग कैसे करनी चाहिए, इसमें हजार्ड्स क्या है और उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर है चैप्टर 19 जो प्योरली स्कैफोल्डिंग के बारे में गाइडलाइंस बताता है। तो कंस्ट्रक्शंस में आपको यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है, और इनिशियल लेवल पे भी आप बहुत सारी जगह स्कैफोल्डिंग यूज करना पड़ता है। तो वहां पे एडिक्वेट कंस्ट्रक्शन करना, उसका मटेरियल का आपको क्वालिटी चेक करना, उसके रिलेटेड अगर कोई डिफेक्ट्स होते हैं तो वो डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करना या रिमूव करना। अगर यहाँ पे मेटल की जगह आप बैम्बू यूज कर रहे हैं, वुडन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी अलग अलग कंडीशंस होती है या फिर नॉटिंग की प्रोविजन होती है, या फिर यहाँ पे अगर इंजुरी होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कुछ बैम्बूज में यहाँ पे कुछ शार्प एजेस भी होने के चांसेस हो जाते हैं, यहाँ पे अगर बैम्बू कट हो जाता है तो वहां पर जो ट्रिपिंग के चांसेस भी बन जाते हैं, तो ऐसी जगह भी आपको ये सोचना होगा। उसी हिसाब से मेटल स्ट्रक्चर्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे अगर मेटल का बर हो जाता है, मेटल की बर वैसे ही रह जाती है, तो वहां पर भी ये हजार्ड हो सकता है। तो ये बहुत सारी आपको यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड आपको ध्यान देना होगा। और यही जो हमने अभी बातें की है, तो इसका रेगुलरली सुपरविजन करना, या फिर अगर यहाँ पे इरेक्शनिंग की एक्टिविटी है, या फिर कहीं पे स्कैफोल्डिंग एडिंग की एक्टिविटी है, या फिर स्कैफोल्डिंग में अल्टरेशन करना है, चेंजेस करना है, या फिर स्कैफोल्ड का काम कंप्लीट होने के बाद उसको डिसमेंटल करना है, तो ये जो भी सभी एक्टिविटीज होती है उसका सुपरविजन करना ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास देना चाहिए। फिर इसका रेगुलर बेसिस पे, जैसे अभी हमने बात की कि रिपेयरिंग करना जरूरी है, मेंटेनेंस करना जरूरी है, तो ये मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक पर्सन को देनी चाहिए जो रेगुलरली ये इसको इंस्पेक्ट करता है, या फिर इसको इजीली ये मेंटेनेंस यहाँ पे कर सकता है, या फिर रिप्लेसमेंट भी कर सकता है। उसके अलावा जो भी
नेशनल स्टैंडर्ड्स की हमने बात की थी, या फिर लेजर्स की बात की है, या फिर पुटलॉक्स की बात की है, तो ये सभी आपको यहाँ पे कंपलसरी मेंटेन करना है कि आपको एग्जैक्टली स्कैफोल्ड कौन सा यूज करना है, उसके रिलेटेड आपको जो भी मेटल या बैम्बूज के जो भी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, और आपको ये स्ट्रक्चर्स कितने हाइट तक यूज करना है, किसका स्ट्रेंथ उसका क्या यूज होना चाहिए, और कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन के लिए आप ये यूज करने वाले हैं, उस हिसाब से भी आपको ये जो भी लेजर से स्टैंडर्ड से वो आपको यहाँ पे मेंटेन करने होंगे। फिर कुछ वर्किंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ वर्किंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे, तो उसके भी रिलेटेड उसका नंबर, बिल्डिंग वर्कर कितने काम करने वाले हैं, तो उसका उसके बेसिस पे जो स्ट्रेंथ है या फिर जो मैक्सिमम वर्किंग लोड है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो बिल्डिंग वर्कर का वेट कितना है, बिल्डिंग वर्कर का नंबर कितना है, और जो भी स्ट्रक्चर आप यूज करने पर वर्किंग प्लेटफॉर्म, तो उसका सेफ वर्किंग लोड मैक्सिमम कितना है, उसका ध्यान रखते हुए ही आपको ये वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। उसके अलावा जो कुछ बोर्ड्स होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, या फिर डेकिंग प्रोविजन होती है, ये भी यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको जो हमने अलग अलग मेटल टेकिंग या फिर कुछ अलग अलग वर्किंग प्लेटफॉर्म या फिर नॉन स्किड सरफेसेस की रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पे होती है, या फिर नो बोर्ड और प्लैंक की यहाँ पे अगर कुछ फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम फैसिलिटीज के साथ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। और जो भी इसमें ट्रेड पर्सन हो गए, एक्सपीरियंस पर्सन हो गए, उनको इनको अलाउड करना होगा। कुछ रिपेयर के बारे में भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, जो स्कैफोल्ड अगर कुछ डैमेज हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर ये टोटली स्कैफोल्डिंग ही डैमेजेबल है तो वहां पे आपको वार्निंग साइंस या डिस्प्लेज आपको यहाँ पे लगाने होंगे कि ये जो स्कैफोल्डिंग है इस पर्टिकुलर हाइट तक या यहाँ तक ये यूज नहीं करनी होगी। कुछ ओपनिंग्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको कुछ वर्किंग प्लेटफॉर्म पे या फिर जहां पर कुछ फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट के भी फॉल होने के चांसेस है, ऐसी जगह अगर कुछ चांसेस होते हैं तो स्पेसिफिक ओपनिंग भी आपको यहाँ पे देनी होगी, और कुछ स्पेसिफिक ओपनिंग आपको क्लोज भी करनी होगी, तो डिपेंड से सिचुएशन के हिसाब से। कुछ गार्ड रेल्स की प्रोविजंस आपको यहाँ पे करनी होगी स्कैफोल्डिंग के लिए, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ हाइट की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, और गार्ड रेल्स के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे रूल्स में दी गई है। फिर है 197 जो स्पेशली स्कैफोल्ड यूज बाय बिल्डिंग वर्कर्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के लिए, तो ये अलग अलग एम्प्लॉयर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, और उस हिसाब से आपको स्कैफोल्डिंग की प्रोविजन यहाँ पे करनी होगी। कुछ स्कैफोल्डिंग में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन करने, अल्टरेशन करने, मॉडिफिकेशन करने, तो वो भी यहाँ पे आप एम्प्लॉयर थ्रू कर सकते हैं। फिर जो प्रोटेक्शन है, जो स्पेशली इलेक्ट्रिक पावर लाइन के ओरिएंटेड हमने यहाँ पे बात की है, तो 198 में ये गाइडलाइन दी गई है कि इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ पे अगर लाइव होते हैं, या फिर कहीं पे आप डेंजरस इक्विपमेंट यूज कर रहे, कहीं पे क्रेन्स यूज कर रहे, या फिर कहीं पे आप ऐसे इक्विपमेंट यूज कर रहे जो डायरेक्टली पावर लाइन को टच हो सकती है, तो वहां पर आपको प्रोटेक्शन देना होगा। कई जगह आपको स्क्रीनिंग नेट या वायर नेट्स की प्रोविजन भी करनी होगी, तो यहाँ पे स्पेशली जो फॉलिंग हजार्ड है उसको प्रोविजन के लिए, या फिर जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक या व्हीकुलर ट्रैफिक जो है, तो वहां पर उसको भी रोकने के लिए हम यहाँ पे ये नेट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कई जगह टावर स्कैफोल्ड के बारे में कुछ गाइडलाइंस बताई है, जो अभी अपने इसके पहले भी हमने टावर्स के बारे में बात की थी, तो ये पर्टिकुलर हाइट के लिए भी यहाँ पर आप स्कैफोल्डिंग यूज कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आप जो भी टूल्स मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी ये यहाँ पे देनी होगी। फिर 201 में है गियर फॉर सस्पेंशन ऑफ स्कैफोल्ड, तो यहाँ पर अगर कोई चेन्स की रिक्वायरमेंट है, रोप्स की रिक्वायरमेंट है, लिफ्टिंग गियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये जो कुछ स्कैफोल्डिंग होती है ये सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है, लेकिन अगर ये आपको यूज करना है
तो उसका भी स्ट्रेंथ, मटेरियल और उसके जो मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी है, सेफ वर्किंग लोड है, उसकी जो रिपेयर या मेंटेनेंस की कंडीशन क्या है, उसके बाद में ही उसको यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो ये सस्पेंशन फॉर्म में जो होती है उसका टेस्टिंग एग्जामिनेशन करना नेसेसरी होगा। कुछ ट्रेसल स्कैफोल्ड या फिर कैंटिलीवर स्कैफोल्ड भी यहाँ पे यूज करने की जरूरत होती है। तो ये स्पेसिफिक जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे ट्रेसल स्कैफोल्ड है, तो यहाँ पे 3 टायर्स या उसके रिलेटेड अगर कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, या फिर यहाँ पे अगर 5 मीटर प्लस का अगर कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, हाइट पे रिक्वायरमेंट होता है, कहीं पे इरेक्शनिंग एक्टिविटी हो सकती है, कहीं पे प्रोफेशनल इंजीनियर्स या डीजी के गाइडलाइंस हो सकते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेसल स्कैफोल्ड यूज कर सकते हैं। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो आपको ट्रेसल स्कैफोल्ड यूज नहीं करना चाहिए। कई जगह स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं कि आपको कैंटिलीवर्स या जिप स्कैफोल्ड यूज नहीं करना चाहिए। ये अगर आपको गाइडलाइंस दी गई है तो आपको अदर ऑप्शंस के बारे में भी सोचना होगा। कहीं पे अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म की यहाँ पे रेस्टिंग के लिए एडिक्वेट स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो ऐसी जगह भी आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। कहीं पे आपको बिल्डिंग स्कैफोल्ड सपोर्टेड बाय बिल्डिंग, तो स्कैफोल्ड को ही सपोर्ट बिल्डिंग से ही दिया जाता है, ऐसे भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो वहां पर भी आपको बिल्डिंग की पहले एडिक्वेट स्ट्रेंथ चेक करनी होगी और उसके बाद में ही स्कैफोल्ड को आपको सस्पेंशन फॉर्म में अगर आप यूज करना चाहते हैं या फिर स्कैफोल्ड को आप सपोर्ट देना चाहते हैं, तो नेशनल स्टैंडर्ड को रेफर करके ही आपको ये यूज करना होगा। कुछ जगह आपको विंचेस या क्लाइंबर्स जो होते हैं उसकी भी जरूरत होती है। तो ये स्पेसिफिक सस्पेंशन फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग है। कुछ जगह आपको सस्पेंशन फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म भी यूज करना पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये पर्टिकुलर वायर रोप्स और जो मैकेनिज्म है, गियरिंग मैकेनिज्म या फिर बेल्ट एंड पुली मैकेनिज्म, और फिर उसका जो स्ट्रेंथ है वो आपने पहले एक्चुअली चेक किया है, और ये सस्पेंशन फॉर्म में ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं हम, तो उसके लिए भी आपको पहले उसका स्ट्रेंथ चेक करना होगा, उसके जो सपोर्ट है वो चेक करने होंगे, और उसके बाद में ही ये कुछ विंचेस को या फिर क्लाइंबर्स को आपको परमिशन देनी होगी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जो स्पेशली आपको यहाँ पे सस्पेंशन प्लेटफॉर्म यूज करने के बाद ही आपको ये पर्टिकुलर डैमेजेस को अगर रिकवर करना है, कवर करना है, या फिर कोई केमिकल्स का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट को पेंटिंग करना है, कलरिंग करना है, तो उसके लिए आपको ये प्लेटफॉर्म से अगर आप काम करेंगे तो कम टाइम में ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सेफ वर्किंग लोड ये जानना जरूरी होगा। उसके अलावा जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं सस्पेंशन फॉर्म में, उसके लिए भी आपको पहले जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद में ही ये आपको यूटिलाइज करना चाहिए। फिर चैप्टर 20 जो है कॉफर डैम्स और काइजन्स के बारे में। तो ये फोटोग्राफ से ही आपको पता चलता है, और जो हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में देखा था, तो यहाँ पर कॉफर डैम्स और काइजन्स की डेफिनेशंस भी दी गई है। तो ये फोटोग्राफ से भी आपको पता चलता है कि ऐसी जगह जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है जहां पर वाटर होता है, यानी कि जो वाटर टेबल है वो नीचे हो सकता है या फिर वाटर लेवल है उसकी इक्विवेलेंट हो सकती है, और यहाँ पे अगर फ्लड पोजीशन में या फिर वाटर लेवल अगर हायर साइड में जाती है, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट में भी यहाँ पे वाटर आ सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये वाटर टाइट और एयर टाइट प्रोविजन करना जरूरी होता है कॉफर डैम्स और काइजन्स के लिए। उसके बाद ही आप ये इसके अंदर की जो इंटरनल एक्टिविटीज होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉफर डैम या काइजन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट से वाटर इसके अंदर या कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं आना चाहिए। अगर ये केसेस हो जाती है तो यहाँ पे ड्राउनिंग के चांसेस बन जाते हैं और फैटलिटीज के प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए ये कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन, उसमें कुछ अगर मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, डिसमेंटलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर करनी होगी, प्लानिंग अच्छी तरह से करनी होगी, और यहाँ पे जो भी चीजें आप यूज करने वाले हैं वो सभी हाई क्वालिटी, हाई स्ट्रेंथ और साउंड मटेरियल की भी आपको यूज करना चाहिए।
तो तभी आप ये जो कॉफर डैम या काइजन्स की कंस्ट्रक्शन है, ये एक्टिविटी आप ठीक तरह से कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, सेफ वर्किंग लोड इंपॉर्टेंट है, और एयर टाइट या फिर वाटर टाइट जो हम साइट्स बनाने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेफ्टी कमिटीज और सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड चैप्टर है वो है 21 सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही आपको मालूम है कि सेफ्टी कमिटीज में सेफ्टी ऑफिसर और उसके रिलेटेड कुछ बाकी के जो मेंबर्स है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड अगर बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बताई थी कि अगर 500 प्लस बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं तो वहां पर सेफ्टी कमेटी जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे उससे कम बिल्डिंग वर्कर्स है तो सेफ्टी कमेटी इसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो सेफ्टी कमेटी होती है तो यहाँ पे शायद सेफ्टी के बहुत सारे नॉर्म्स यहाँ पे इजीली फॉलो हो सकते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है सेफ्टी कमेटी का? तो यहाँ पे सेफ्टी कमेटी का जो मेन फंक्शन है वो पॉसिबल कॉजेस क्या है एक्सीडेंट के, या फिर अनसेफ प्रैक्टिसेस क्या है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, या फिर उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है वो क्या है, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे बताया है और बिल्डिंग वर्कर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, या फिर वाइस वर्सा केस है कि बिल्डिंग वर्कर्स ने कुछ फैसिलिटीज बताई है सेफ्टी ओरिएंटेड और अगर एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से उसको कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी कमेटी में जो भी पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके यहाँ पे आजमाते हैं, जैसे कि हम सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं या फिर सेफ्टी कॉम्पिटिशन्स भी लेते हैं, कुछ सेफ्टी टॉक्स भी लेते हैं, कुछ वीडियो फिल्म्स या फिल्म शोज भी यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर कुछ सेफ्टी पोस्टर्स भी यहाँ पे आप लगाते हैं, डिस्प्लेस भी लगाते हैं, या फिर कुछ साइन एजेस भी लगाते हैं। उससे सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट होता है। ये भी सेफ्टी कमेटी का मेजर काम है। उसके अलावा जहां पर भी अगर अनसेफ प्रैक्टिसेस चालू है, अनसेफ कंडीशंस चालू है, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अवेयरनेस की जरूरत होती है, उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, तो उसको भी प्रोवाइड करना ये भी सेफ्टी कमेटी का काम है। अगर यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड की जरूरत होती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, वेलफेयर फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर बिल्डिंग वर्कर्स को कोई हेल्थ हजार्ड्स ओरिएंटेड इश्यूज है, या फिर अगर कोई केमिकल्स ओरिएंटेड आपको एलर्जी है, या फिर अगर आप एक्सेसिव वेट्स यहाँ पे उठा रहे हैं या फिर आपको बताया जा रहा है, तो ऐसे जो भी इश्यूज होंगे वो सेफ्टी कमेटी यहाँ पे सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ ओरिएंटेड जो भी कमिटमेंट है पॉलिसीज में, उसको फॉलो करने के लिए सेफ्टी कमेटी की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी पॉलिसी और कमिटमेंट हमने बात की है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो जो भी सेफ्टी ऑफिसर की हमने रिक्वायरमेंट बताई है, तो ये सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट ये एक पर्टिकुलर शेड्यूल जो है शेड्यूल 8, तो शेड्यूल 8 में यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनेक्सर दिया है जिसमें ये सेफ्टी ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, और जो भी उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज है, ड्यूटीज है, क्वालिफिकेशंस है, उसके बारे में भी यहाँ पे शेड्यूल 8 में बताया है। तो ये अलग अलग शेड्यूल्स में आपको यहाँ पे डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। फिर है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इमीडिएटली आपको जो भी अथॉरिटीज है वो अथॉरिटीज को आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना जरूरी होगा। स्पेशली यहाँ पे अगर फैटल एक्सीडेंट है तो फैटल एक्सीडेंट आपको इमीडिएटली यहाँ पे बताना होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है जहाँ पर बिल्डिंग वर्कर की डिसेबिलिटी की केस है, या फिर यहाँ पे 48 आवर्स तक वो कवर नहीं हो पाएगा, रीजॉइन नहीं हो पाएगा, तो वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बन जाएगा, और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की केस आपको डिटेल में अथॉरिटीज को बतानी होगी, रिटर्न में भी बतानी होगी, या फिर टेलीफोन, फैक्स या टेलीग्राम या फिर ईमेल से भी आपको ये बतानी होगी। तो यहाँ पर अलग अलग जो भी रीजनल लेबर कमिश्नर्स होंगे या फिर जो एरियाज का जो रिस्ट्रिक्शंस के रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज होगी, या फिर यहाँ पे कोई अगर बिल्डिंग वर्कर ओरिएंटेड कोई बोर्ड्स यहाँ पे होते होंगे, या फिर डायरेक्टर जनरल हो गए, या फिर जो भी बिल्डिंग वर्कर्स के एक्सीडेंट ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे डायरेक्ट अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते होंगे, उन सभी लोगों को ये एक्सीडेंट्स के बारे में आपको बताना होगा। तो एक्सीडेंट के रिलेटेड जो भी नोटिसेस होती है तो ये नोटिसेस भी आपको
डिटेल में बतानी होगी कि एक्सीडेंट कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, लोकेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट किस पे है, इसके अलग अलग जो कॉजेस है, ये लाइफ के रिलेटेड जो भी लॉस ऑफ लाइफ के रिलेटेड कॉजेस क्या है, या फिर डिसेबिलिटी रिलेटेड वर्किंग बिल्डिंग वर्कर्स के कॉजेस क्या हो सकते हैं, या फिर इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिलेटेड अगर कोई सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे इन्वॉल्व अगर हो सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन की अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनको भी इसका डिटेल रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे देना होगा। अगर यहाँ पे कोई डेंजरस ऑकरेंसेस ओरिएंटेड इश्यूज है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर है अगर वो कोलैप्स की केस है, या फिर यहाँ पे अगर सॉइल कोलैप्स की केस है, या फिर वॉल कोलैप्स की केस है, फ्लोर कोलैप्स की केस है, या गैलरी कोलैप्स की केस है, या फिर रूफ कोलैप्स की केस है, या फिर कोई स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, स्टेजिंग, स्कैफोल्डिंग, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रांसमिशन ओरिएंटेड कोलैप्स ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, एक्सकैवेशन हो सकता है, या फिर एक्सप्लोजन की रिलेटेड यहाँ पे केस हो सकती है, या फिर फायर ओरिएंटेड हो सकती है, या फिर कोई हजार्डस सब्सटेंसेस स्पिलेज या लीकेज की केस हो सकती है। तो ये बहुत सारे कॉजेस यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बन जाता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई। फिर 211 में प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इनटू कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स और डेंजरस ऑकरेंसेस। तो यहाँ पर जो भी इंस्पेक्टर या अथॉरिटी होगी तो वो पर्टिकुलर साइट पे आके डिटेल एक्सीडेंट के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और वहां पे जिनको भी उनको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट मेंबर से मुझे बात करनी चाहिए, वो इंक्वायरीज वहां पे हो सकती है। तो ये विद इन 15 डेज में आपको ये पूरी इंक्वायरी यहाँ पे हो सकती है। जैसे ही आप यहाँ पे नोटिस ऑफ एक्सीडेंट सबमिट करेंगे, या फिर डेंजरस ऑकरेंस रिलेटेड कुछ सबमिशन करेंगे, तो 15 दिन के अंदर ही यहाँ पे इंक्वायरी ये फाइनलाइज हो जाएगी। और इंक्वायरी की जो भी इंक्वायरी ऑफिसर्स होंगे, सब ऑफिसर्स होंगे, वो अथॉरिटीज यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे कंक्लूजन दे सकती है कि ये पर्टिकुलर वजह से यहाँ पर अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन, फैसिलिटीज का लैकुना, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज, जो भी रीजन होगा वो आपको यहाँ पे कन्वे करेंगे, और ये एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे। उसके अलावा ये एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लेने चाहिए, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे ये गाइडलाइंस देंगे। तो ये बहुत सारे डिटेल्स और उसके रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर एक्सीडेंट ओरिएंटेड, उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स, इसके बारे में सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में कहा। फिर चैप्टर 22 जो है एक्सप्लोसिव ओरिएंटेड। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली डिमोलिशंस में, एक्सकैवेशन एक्टिविटीज में बहुत सारी जगह आपको एक्सप्लोसिव हैंडल करना पड़ता है। तो जो भी आप एक्सप्लोसिव हैंडल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या फिर स्टोर कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपको जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है उसको आपको पहले से ठीक से स्टडी करना होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ने दी हो, या फिर सप्लायर ने दी हो, या फिर आपने खुद तैयार की। तो MSDS के डिटेल्स आपको स्टडी करने होंगे, और फिर उसके रिलेटेड जो भी आपको अलग अलग जो प्रोसीजर्स है वो आपको फॉलो करनी होगी। तो जहां पर आप एक्सप्लोसिव रखने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, या फिर एक्टिविटी करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, तो वहां पर भी साइंस या फिर डिस्प्लेज है, वार्निंग सिस्टम्स है, वो भी आपको यूज करनी होगी। उसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जैसे अगर यहाँ पे कोई स्मोकिंग करता है, या फिर अगर यहाँ पे लाइट्स यूज करता है, नेकेड लाइट्स जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो सकती है और वो एक इग्निशन का सोर्स भी बन जाता है। तो ये भी केसेस आपको यहाँ पे कंट्रोल करने हैं। सेफ्टी डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे रखना है। नॉन स्पार्किंग टूल्स इस एरिया में आपको यूज करने हैं, और जहां पर भी आप ये एक्सप्लोसिव हैंडल करने वाले हैं, तो जो ट्रेंड पर्सन होगी या फिर जिनको नॉलेज होगा वही सिर्फ पर्सन को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, और जो अनट्रेंड या अनस्किल्ड पर्सन है, जिनको इस MSDS के बारे में या एक्सप्लोसिव्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर इसका डिटेल रेफरेंस आपको चाहिए तो एक्सप्लोसिव एक्ट और एक्सप्लोसिव रूल जो है 1884 का, वो आप रेफर कर सकते हैं, जो अभी हमने एक सेशन में इसका डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। फिर है चैप्टर 23 जो पाइलिंग ओरिएंटेड बात करते हैं। तो यहाँ पर पाइलिंग ये एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे अलग अलग आप एक्टिविटीज यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे कि फाइलिंग करने के लिए आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं,
तो जो भी आप पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं तो उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके रिलेटेड जो भी एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं, एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स यानी कि जो भी आपके मटेरियल या क्वांटिटी की जो बैलेंसिंग होती है उसके ओरिएंटेड जो भी आप कंफर्टेबल तरीके से विदाउट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आपको अगर नहीं होती है, आप कंफर्टेबल तरीके से काम करना चाहते हैं, तो एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स का भी यहाँ पे ध्यान देना होगा और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी आपको रखना होगा। जो भी आप यहाँ पे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका जो भी ड्राइवर होगा उसको भी आपको यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसका जो फाउंडेशंस सिक्योर फाउंडेशन की जरूरत होती है, तो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वो ड्राइवर को भी देने होंगे। तो यहाँ पे अगर कोई डेंजरस सिचुएशन तैयार हो जाती है या फिर कोई हाइट पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का वायर हो जाता है, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो सकते हैं या फिर इम्बैलेंसिंग हो सकता है मटेरियल का, तो ऐसी जगह आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन करना होगा और उसके बेसिस पे आपको जो भी पर्सन डायरेक्टली वहां पे प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व है या फिर जो ड्राइवर है उसको भी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं वहां से आपको जो एक्सीडेंट है उसको प्रिवेंट करना ये नेसेसरी कंडीशन है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी ओरिएंटेड भी कुछ गाइडलाइंस बताए हैं जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में है। तो यहाँ पर अगर आप पाइलिंग जब कर रहे हैं इक्विपमेंट्स की मदद से और जो भी पर्सन यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर पे भी यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है अगर ये पाइलिंग ठीक तरह से नहीं होती है। तो पाइलिंग अगर ठीक तरह से नहीं होता है तो जो भी मटेरियल है उसकी क्वांटिटी और हाइट की वजह से एडजेसेंट स्ट्रक्चर पे भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तो अगर ये हो जाता है तो वहां पर एक्सीडेंट या फिर डैमेजेस के चांसेस बनते हैं। जो भी ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे उसको अगर हम बात करते हैं कि पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट जो भी यूज कर रहा है तो उसमें यहाँ पर जो उसका केबिन होता है वो केबिन का मटेरियल उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉलिंग की केसेस या फिर कहीं से स्टीम निकलने के चांसेस, कहीं से वाटर निकलने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस या सुपरविजन भी यहाँ पे जरूरी होती है। जब भी पाइल ड्राइंग इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर सुपरविजन और इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज पर्सन की एंट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको पर्टिकुलर इक्विपमेंट और एक्टिविटीज के बारे में और हजार्ड्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये जो भी इक्विपमेंट होता है उसके बारे में हमने पहले ही कहा है, इंस्पेक्शन करना जरूरी है, उसका मेंटेनेंस रिपेयर करना जरूरी है। जो भी आपको लगता है एक्सेसरीज या पार्ट उसका रिप्लेसमेंट करना जरूरी है, वो भी रिप्लेसमेंट आपको करना होगा। तो जब भी ये आप इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के लिए ये ट्रेन ऑपरेटर ही यहाँ पे काम करेगा और उसके रिलेटेड जो भी पर्सन होता है जो उसको हेल्प करता है तो उसमें भी सेफ डिस्टेंस रख के उसके विजिबिलिटी के अंडर ही वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे काम करना चाहिए और उसी हिसाब से उनकी ये जो फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग और यहाँ पे जो मॉक ड्रिल्स होती है वो लेनी चाहिए। उसके अलावा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं पाइलिंग फ्रेम्स में, वो प्लेटफॉर्म की भी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। एडिक्वेट स्ट्रेंथ का ही यूटिलाइज करने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज करने होंगे। फिर पाइल की जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग भी यहाँ पे करनी होगी। तो वो टेस्टिंग के लिए जो हमने बात की थी, अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्टिंग की फैसिलिटीज हो सकती है या फिर जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर चैप्टर 25 जो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करता है, जहां पर भी बिल्डिंग वर्कर्स की हेल्थ की बात आती है तो आपको प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर पर्टिकुलर कंप्लेंट के बाद या एक्सीडेंट के बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है तो जनरल डायरेक्टर जनरल आपको यहाँ पे गाइड करेगा और फिर उस हिसाब से अलग अलग जो बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं या फिर क्रेन ऑपरेटर होते हैं या फिर इक्विपमेंट ड्राइवर होते हैं या फिर जहाँ पे उनको अलग अलग एर्गोनॉमिक वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है, कहीं पे बॉडी एक, शोल्डर एक या फिर और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर यहाँ पर किस गैसेस की वजह से, वेपर्स की वजह से या फिर फ्यूम्स की वजह से, डस्ट की वजह से, ऐसे भी कुछ केमिकल्स की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका भी आपको रेगुलरली मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है।
एज वाइज या फिर हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर या फिर ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर, इनकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर वर्कर्स की नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो वहां पर मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी वहां पे होनी चाहिए। तो वो बिल्डिंग वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे मेडिकल एग्जामिनेशन कर पाएगा। उनको अगर फर्स्ट एड की अगर जरूरत है या फिर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी वो आपको गाइड कर सकता है। जो भी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस होते हैं उसके रिलेटेड वो नोटिफिकेशन भी दे सकता है। जो भी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज होती है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर सकता है, अगर ये मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होता है। तो उसके रिलेटेड फिर जो भी मेडिकल रिकॉर्ड होंगे या फिर उसका मेंटेनेंस करना होगा, उसको अपडेट करना होगा, या फिर उनको मेडिकल रिलेटेड कुछ एजुकेशन देना होगा, या फिर और कोई ऐसी बहुत सारी बातें जो पर्सनल हाइजीन ओरिएंटेड है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन ओरिएंटेड है, सेफ्टी ओरिएंटेड है, या फिर अलग अलग सर्विसेज के बारे में भी ये उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। कई जगह ऑक्यूपेशन हेल्थ सेंटर यानी कि ओएचसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये शेड्यूल 9 में ये स्पेसिफिक बात कही है, जो हजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन हेल्थ सेंटर, चाहे वो मोबाइल या फिर स्टैटिक, ये यहाँ पे हो सकता है। उसका मेंटेनेंस करना, उसके रिलेटेड मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट, स्टाफ की रिक्वायरमेंट, उसके रिलेटेड जो भी मिनिमम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट जो है, ये शेड्यूल 9 में इन्होंने डिटेल में बताई है। उसके अलावा कहीं जगह आपको एम्बुलेंस रूम्स की भी जरूरत होती है। तो जहां पर 500 प्लस वर्कर्स अगर काम करते हैं, ऐसे साइट पे आपको एम्बुलेंस रूम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, एम्बुलेंस वैन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। या फिर अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कर्स का कोई ना कोई इशू चल रहा है, तो ऐसी जगह भी आपको यहाँ पे एम्बुलेंस वैन और एम्बुलेंस रूम की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो नियर बाय एम्बुलेंस वैन जो प्रोवाइड करने वाला पर्सन होगा, या फिर इंडस्ट्री होगी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, या हॉस्पिटल होगा, तो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज जो है, जो स्टैंडर्ड फैसिलिटीज वो उसके साथ ही प्रोविजन करनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फैसिलिटीज एम्बुलेंस वैन में क्या होनी चाहिए, इसके रिलेटेड भी शेड्यूल 5 में डिटेल जानकारी दी गई है। उसके अलावा कहीं जगह आपको स्ट्रेचर्स की भी जरूरत हो सकती है। कहीं पे जगह आपको अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स नहीं है, तो उसके जो सर्विसेज है वो सर्विसेज को भी आपको यहाँ पे जरूरत हो सकती है। चाहे वो फर्स्ट एड हो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हो, या स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत हो, या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिकल ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है, या फिर कहीं जगह आपको हेल्थ एजुकेशन की जरूरत हो सकती है, कहीं पे आपको रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन डिटेक्शन या कुछ केमिकल ओरिएंटेड या फिजिकल ओरिएंटेड या बायोलॉजिकल फैक्टर्स ओरिएंटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे जरूरत हो सकती है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज, कंडीशंस, फैसिलिटीज यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन हेल्थ सर्विसेज के अंडर आ सकती है। कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स की वजह से या माइक्रोब्स की वजह से यहाँ पे पॉइजनिंग हो सकती है बिल्डिंग वर्कर्स को। तो यहाँ पे अगर आप शेड्यूल 2 देखेंगे, तो शेड्यूल 2 में ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की टोटल लिस्ट दी है, वो हम अलग तरह से उसको डिस्कस करेंगे। फिर है फर्स्ट एड बॉक्सेस। तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्सेस की भी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट एड बॉक्सेस के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, इसके लिए यहाँ पे शेड्यूल 3 जो है, वो शेड्यूल 3 में आपको डिटेल जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। फिर कुछ इमरजेंसी केयर सर्विसेज और इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बताई, जैसे कि अगर यहाँ पे हेड इंजरी होती है, या स्पाइनल इंजरी होती है, या फिर कहीं पे ब्लीडिंग होता है, फ्रैक्चर होता है, या फिर बोन्स या जॉइंट्स का डिसलोकेशन होता है, या फिर क्रश इंजरी हो जाती है, शॉक लग जाता है, या इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन की केस है, या फिर डिहाइड्रेशन की केस है, स्नेक बाइट की केस है, इंसेक्ट बाइट की केस है, या फिर स्कॉर्पियन बाइट है, बी बाइट से या स्टिंग से, या फिर बर्न्स के केस से, या फिर पैरालिसिस के केस से, या फिर सर्जिकल की जरूरत है, या फिर यहाँ पे कोई पेडियाट्रिक इमरजेंसी है, फिर ड्राउनिंग केस है, या सनस्ट्रोक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ पे हम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट ट्रीट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे उनको फैसिलिटीज और प्रोविजन देनी होगी। फिर है चैप्टर 25 जो
रिलेटेड है BIS इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह हमने बहुत सारे मटेरियल की साउंड के बारे में बात की, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, एडिक्वेट स्ट्रेंथ के बारे में बात की, टेस्टिंग एग्जामिनेशन की बात की, या फिर पर्टिकुलर डायमेंशन जैसे कि हाइट की, विड्थ की, डायमीटर की, एंटी करोसिव केमिकल्स की, ऐसी बहुत सारी हमने बातें की। तो यहाँ पर जो भी हम स्ट्रक्चर्स यूज करने वाले हैं, इक्विपमेंट यूज करने वाले, प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको BIS स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि BIS में यहाँ पे डिटेल गाइडलाइंस बताई है कि आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है, और एक्टिविटी ओरिएंटेड आपको अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करना चाहिए, और उसके लिए किस टेस्टिंग या एग्जामिनेशन थ्रू उसको यहाँ पे जाना चाहिए, और उसके लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। फिर है पार्ट 4। पार्ट 4 में मेन फोकस है आवर्स ऑफ वर्क, वेलफेयर, पेमेंट ऑफ वेजेस, रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में कितने आवर्स होने चाहिए, उसके रेस्ट इंटरवल्स कितने होने चाहिए, या वीकली ऑफ होना चाहिए, तो इसके बारे में है चैप्टर 26। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिल्डिंग वर्कर्स की, तो नॉर्मली जो हमने अभी बात की थी, तो वो कहीं जगह आपको 5 घंटे का भी काम होता है, कहीं जगह आपको 9 घंटे का भी काम होता है। तो ये डिपेंड है कि आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या है। अगर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क की हम बात कर रहे हैं तो 8 घंटे का काम और 1 घंटे का लंच, इस हिसाब से आप 9 घंटे तक आपको काम करना होगा। और 48 आवर्स अ वीक जो जनरल गाइडलाइंस बताई है, यही यहाँ पे 48 आवर्स अ वीक यहाँ पे गाइडलाइंस है। अगर आपका स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है जहां पे आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहां पे आपको रेस्ट देना जरूरी होता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर कंडीशन है, लो टेम्परेचर कंडीशन है, या फिर पर्टिकुलर हाइट पे आप बहुत ज्यादा टाइम काम नहीं कर सकते, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन ही ऐसे है कि यहाँ पे आपको इंटरवल्स ऑफ रेस्ट देने की जरूरत होती है। तो कहीं जगह 5 घंटे के बाद भी आपको यहाँ पे रेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपकी रिकवरी होने के बाद फिर से आपको काम पे ज्वाइन करना होगा। तो ये डिपेंड है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या है। और वहां पे अगर हम देखेंगे तो जनरली 9 आवर्स पर डे, या फिर 48 आवर्स पर वीक, या फिर अगर यहाँ पे स्पेसिफिक केस है तो 5 घंटे के बाद रेस्ट इंटरवल यहाँ पे हो सकता है। तो नॉर्मल केसेस में भी ये टी ब्रेक, लंच ब्रेक, ये सुविधाएं यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे या इंडस्ट्रीज में होती है। तो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी होगी, तो यहाँ पर आपको ओवर टाइम चार्जेस भी मिल जाएंगे। जो नॉर्मली हमने बात की थी एक्ट में, ओवर टाइम रेट ये नॉर्मल रेट से डबल होते हैं। उसके अलावा जो वीकली हमने बात की कि वीकली ऑफ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे शायद अलग अलग शिफ्ट्स के लिए या अलग अलग पर्सन या अलग अलग एक्टिविटीज के बेसिस पे वीकली ऑफ तय हो सकता है, लेकिन जनरलाइज एक पर्टिकुलर वीक में एक पर्टिकुलर डे को यहाँ पे वीकली हॉलीडे होता है। और फिर ये जो पेमेंट होते हैं नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट वीक होने के बाद आपको पेमेंट दिया जाता है। और यहाँ पे अगर रेस्ट की हमने बात की थी, ओवर टाइम की बात की थी, तो उसी हिसाब से आपको ये रेस्ट इंटरवल्स या डबल रेट में ओवर टाइम के चार्जेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। कहीं जगह नाइट शिफ्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन या कॉन्क्रीटिंग का वर्क करना है, स्लैब का काम करना है, तो उसको कंटिन्यूस बेसिस पे काम करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो भी नाइट शिफ्ट की रिलेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी, या फिर आपको यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उसको में आपको ब्रेक या रेस्ट लेना जरूरी होता है। स्पेशली हम जब मिडनाइट के बाद हम काम कर रहे हैं तो वहां पर भी अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ओवर टाइम के जो भी चार्जेस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशंस में 24 आवर्स प्लस यहाँ पे आपको कंटिन्यू काम करना नहीं है, क्योंकि अगर उसके बाद फटीग आता है, अगर आपकी फिजिकल कंडीशंस यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस है यहाँ पे जो सर्टन केसेस के लिए बिल्डिंग वर्कर्स क्लासेस के लिए यहाँ पे बताए गए। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए आपको
रेस्ट लेना जरूरी है, ये जो अभी हमने बात की, तो यही एक स्पेसिफिक सर्टेन क्लास यहाँ पे हो सकता है। कहीं जगह आपको अगर कंटिन्यू आप 14 दिन तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद में आप काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी या कोई भी ऐसे सी लेवल में या सी वाटर में अगर कंस्ट्रक्शन वर्क या प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो उनके अगर आप ड्यूटी आवर्स देखेंगे तो उनका नॉर्मली ड्यूटी डेज जो होते हैं वो 14 डेज होते हैं इन अ मंथ, और 14 डेज उनको हॉलीडे रहता है। तो 14 डेज से ज्यादा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्पेशल क्लासेस भी है। अगर आप अंडर वाटर काम करते हैं जहां पर आपका 14 दिनों के बाद फटीग आने के चांसेस है, आप कंफर्टेबल तरीके से और 100% कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं कर पाते हैं, तो 14 डेज से अलग वहां पे शिफ्ट और ग्रुप बनेगा और वो काम करेगा, और पहले जो 14 डेज वाले हैं वो रेस्ट के लिए 14 डेज के लिए चले जाएंगे। उसके अलावा है चैप्टर 27 में नोटिसेस, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी हम यहाँ पे वेजेस हमने तय किए हैं, जितने भी नंबर यहाँ पे वर्किंग आवर्स के हिसाब से बिल्डिंग वर्कर्स को हम वेजेस दे पा रहे हैं, या फिर किसी ने अगर ओवर टाइम किया है उस हिसाब से उसका वेज यहाँ पे फाइनलाइज होगा, और उसका पेमेंट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको करना है। तो बिल्डिंग वर्कर्स के नाम, एड्रेस, उनके डिटेल्स, कितने दिन तक उन्होंने काम किया है, कितना ओवर टाइम किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। तो जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग रजिस्टर्स होंगे, अलग अलग नोटिसेस होगी, तो वो भी यहाँ पे देना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर कमेंसमेंट होता है या फिर कंप्लीशन होता है, तो ये कंप्लीशन के लिए भी आपको यहाँ पे नोटिस देनी है कि हमारा ये जो एस्टेब्लिशमेंट था ये अभी कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद में जो भी अथॉरिटी होगी वो इंस्पेक्ट करेगी कि इसको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने फुलफिल किए है कि नहीं, इनको कमिटमेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, वो वहां पे अथॉरिटी तय करेगी। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे रजिस्टर होते हैं वो एम्प्लॉयर के पास उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है, उनकी डिटेल्स क्या लेने चाहिए, रजिस्टर में क्या मेंटेन करना चाहिए, इसके लिए फॉर्म 15 है, जो फॉर्म 15 में आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी यहाँ पे देनी है। उसके अलावा है जो मस्टर रोल हो सकते हैं, वेजेस रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर डिडक्शन रजिस्टर होंगे, या फिर ओवर टाइम रजिस्टर होंगे, या फिर जो वेजेस की बुक होती है उसके अलग अलग जो मेंटेनेंस होता है उसका भी रिकॉर्ड आपको अलग अलग फॉर्म में रखना है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स अलग अलग अवेलेबल है, जैसे कि मस्टर रोल रजिस्टर्स के लिए या वेजेस के लिए फॉर्म 16 है, फॉर्म 17 है। अगर यहाँ पे आपका कुछ कॉम्बिनेशन में मस्टर है यहाँ पे, तो वो फॉर्म 18 हो सकता है। कहीं पे अगर डिडक्शन होता है, जैसे कि आप किस वजह से अगर आप काम पे नहीं आते हैं, तो डेली वेजेस पे अगर आप काम करते हैं तो उसका डिडक्शन हो जाएगा, या फिर किसी की वजह से डैमेजेस या लॉस की वजह से भी यहाँ पे डिडक्शन हो सकता है, फाइन की वजह से डिडक्शन हो सकता है। तो वो आपको फॉर्म 19 में आपको यहाँ पे देना है, या फिर फॉर्म 20, 21 के भी यहाँ पर अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने ओवर टाइम किया है तो वो फॉर्म 22 में आप उसके डिटेल भरने हैं। अगर आपने वेजेस के बारे में, पर वीक के बारे में, या फिर जो वेजेस की बुक होती है उसको मेंटेन करना है, तो वो भी 23 में आप कर सकते हैं। या फिर जो सर्विस सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके रिलेटेड अगर आपको फिल करना है, तो वहां पर जो 24 जो है वो फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे शेड्यूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये यहाँ पे इसेंशियल कंडीशन है 241 के रिलेटेड। फिर कुछ 242 जो है रिटर्न्स ओरिएंटेड बात करता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने जो भी एम्प्लॉय एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर किया है, तो उसके रिलेटेड एनुअली प्लान यहाँ पे बजट सैंक्शनिंग होता है, तो उसके रिलेटेड रिटर्न्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिटर्न्स एग्जैक्टली कितने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे क्या आ चुके हैं, तो वो फॉर्म नंबर 25 में आप उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, और इसका डिटेल आपको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स को यहाँ पे सबमिट करना है। तो नॉर्मली ये कैलेंडर ईयर में से आप देखेंगे तो 15 फेब के पहले ही आपको ये डिटेल जानकारी हमको देनी है। इसके अलावा है चैप्टर 28 जो है वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में।
तो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं तो उनको लैट्रिन्स या यूरिनल्स की या फिर कैंटीन्स की या फूड स्टफ्स की या बाकी के जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज होते हैं बाथिंग के लिए या फिर यहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटीज के लिए या फिर रेस्ट रूम के लिए, कुकिंग स्पेस के लिए, तो ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पे इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके रिलेटेड यहाँ पे ये चैप्टर 28 बताया है। तो ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स कितने हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको ये अलग अलग लैट्रिन्स का नंबर या यूरिनल्स का नंबर या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या कैंटीन की फैसिलिटी या फूड की फैसिलिटी इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। फिर है चैप्टर 29 जो वेजेस के बारे में है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि आपको वेजेस जो है नॉर्मली डेली बेसिस पे वर्क होगा, 9 आवर्स के लिए वर्कआउट करेंगे या फिर 48 आवर्स पर वीक के लिए वर्कआउट करेंगे। अगर आपने ओवर टाइम किया है तो उसके लिए डबल रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे वेजेस फाइनलाइज किए हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होंगे वो वेजेस यहाँ पे फाइनल होंगे और उसके रिलेटेड जो भी नोटिसेस होगी वो नोटिसेस भी यहाँ पे दी जाएगी। तो एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ये जो भी वेजेस फाइनलाइज हो चुके हैं उसके रिलेटेड जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसी हिसाब से ये सभी बिल्डिंग वर्कर्स को यहाँ पे पेमेंट करना, विद इन टाइम पेमेंट करना जरूरी होता है। फिर है पार्ट 5 जो मिसलेनियस प्रोविजन के बारे में बात करता है। तो जो भी प्रोविजंस यहाँ पे कवर नहीं होती है तो वो मिसलेनियस में कवर होती है। तो इसमें पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल या इंस्पेक्टर्स के पावर्स इसके बारे में ध्यान दिया है, या फिर जो एक्सपर्ट एजेंसीज होती है उसके बारे में यहाँ पे पावर्स के बारे में बात की। तो हर एक एजेंसीज को या फिर एक्सपर्ट्स को या इंस्पेक्टर्स को या डीजी को ये पावर है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जा सकते हैं। अगर उनको कहीं पे डाउट लगता है या फिर जो भी इन्होंने प्रोसीजर बताई है उसी हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, जो भी बिल्डिंग वर्कर्स का नंबर बताया है, जो भी शिफ्ट्स बताई है या फिर जो भी फैसिलिटीज प्रोविजन की बात कही गई है या फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर डाउट लगता है या फिर कंप्लेन आती है तो ये इंस्पेक्टर्स के पावर से, डीजी के पावर से कि ये यहाँ पे चेक करके जो भी केस होंगे वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जहां पर अगर कोई वेजेस के प्रॉब्लम होते हैं या फिर पेमेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, विद इन टाइम अगर पेमेंट नहीं होता है या फिर अगर उसके रिकॉर्ड ठीक तरह से मेंटेन नहीं किए जाते हैं या फिर ओवर टाइम के लिए डबल वेजेस नहीं दिए जाते हैं या फिर अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हार्ड हैट, हेलमेट, शूज वगैरह नहीं दिए जाते हैं तो ये भी कंप्लेन यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो ये सभी पावर्स यहाँ पे ये अलग अलग लेवल पे हो सकती है। तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस भी ये जमा कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे ये लेंगे या फिर वीडियो क्लिप्स लेंगे या फिर कहीं पे कुछ मेजरमेंट्स उनको करना चाहते हैं या फिर कुछ स्केचेस या ड्राइंग्स अगर उनको देखने हैं तो ये फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से जो भी इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा वो वहां पे सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं या फिर अगर किसी पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो वो पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे पेनाल्टी या जो ऑफेंसेस है उसकी भी यहाँ पे सुविधा दी गई है, तो वो भी यहाँ पे वो लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल अलग अलग जो हमने चैप्टर्स देखे हैं, जो टोटल चैप्टर्स हमने जो अभी तक बात की है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इसके ओरिएंटेड, या फिर जो भी हमने 252 रूल्स, 5 पार्ट, 30 चैप्टर इसके प्रोविजंस के बारे में अभी हमने बात की। तो अभी इसमें जो भी शेड्यूल्स है या फिर जो फॉर्म्स है उसके रिलेटेड हम अलग से यहाँ पे अलग सेशन में बात करेंगे। धन्यवाद।